गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्या करेंगे, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 एंड चैप्टर 6 हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा था बेटा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी बेटा, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलेंगे। और यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर टू यू? ओके, नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार हुए उनके बारे में। तो देखिए, बदलते प्रवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। देखिए, जो भी उसके सराउंडिंग है, यदि वो चेंज होती हैं तो उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना जो है वो लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाज़ें उठी हैं। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो यह है कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में भी सुधार किया जाए, दूसरा इस संगठन के न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। देखिए, जो भी इस संगठन के न्याय से संबंधित अधिकार हैं, तो उनसे न्याय अधिकार से आने वाले जितने भी मुद्दे हैं उनकी समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के ये सुधार जरूरी हैं। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। जब मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ जिसमें हमें सुधार करना है, वो क्या है, बनावट और उसकी प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बहस है वो किस चीज़ को लेकर है बेटा, सुरक्षा परिषद का जो कामकाज है उसको लेकर है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वह बढ़ाई जाए। ठीक है, स्थायी सदस्य बेटा इसके कितने हैं, 5 मेंबर हैं। ठीक है, जिनको वीटो पावर प्राप्त है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या इसमें 10 है, जिनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद उनकी जगह किसी और को सदस्यता दी जाती है, ताकि और इसी में ये कहता है कि सुरक्षा परिषद में सबसे पहला कार्य है उसकी बनावट में यह किया जाना चाहिए कि उसके सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता के संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खास तौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्य देने की बात उठी है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। देखिए, जितने अमेरिका है या फिर हम ये कहें कि जो पश्चिमी देश हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बजट से जुड़ी जो प्रक्रियाएँ हैं वो उनमें लगभग सुधार चाहते हैं। ठीक है, जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय अधिकार लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन जो है वह शांति और सुरक्षा से जितने भी बड़े मिशन जुड़े हुए हैं उनमें ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के जो काम होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा है, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण है, मानवाधिकार है, लिंगत न्याय है और सामाजिक न्याय तक सीमित रखें। ठीक है, आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाते हैं। इस चर्चा में हम ज़्यादा जोर ढांचागत प्रक्रियाओं पर सुधार पर देंगे। ठीक है, अब देखिए, कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासचिव हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एट प्रेजेंट जो है वह संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव कौन है बेटा, एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ महासचिवों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ट्राइगल ली। ठीक है, और ये कहाँ से संबंधित थे बेटा, नॉर्वे कंट्री से संबंधित थे। ड्यूरेशन क्या थी इनकी, 1946 टू 1952। दैट मीन्स यू कैन से दैट कि ये हमारे फर्स्ट महासचिव थे। ठीक है,
वकील और विदेश मंत्री। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई में युद्ध विराम के लिए प्रयास। कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने पर इनकी आलोचना की गई। दोबारा महासचिव बनने का सोवियत संघ ने इनका विरोध किया और महासचिव के पद से इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। तो पहले महासचिव कौन थे बेटा? ट्राइगव ली थे। ठीक है, इनके शासनकाल में जो जो हुआ वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो महासचिव थे, नेक्स्ट महासचिव कौन है? डैग हैमरसोल्ड हैं और स्वीडन से बिलोंग करते हैं। ये इनका जो ड्यूरेशन है वो कितना था? 1953 टू 1961 था। अर्थशास्त्री और वकील थे ये। ठीक है, और स्वीज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका के जो उपनिवेशीकरण के लिए काम किया। कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है बेटा? नोबेल जो पीस प्राइज़ है वो इनको मिला था। देखिए, नोबेल प्राइज़ में एक टाइप होती है पीस, शांति के लिए जो प्राइज़ दिया जाता है, तो वो उन्हें मरणोपरांत मरने के बाद में दिया गया था। सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की थी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यूथ हॉन्ट। ठीक है, ये बर्मा से बिलोंग करते हैं। शिक्षक और राजनयिक। क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए इन्होंने प्रयास किए और साइप्रस से संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की इन्होंने आलोचना की थी। नेक्स्ट है 1970-1981। नाम क्या है? कुर्ट वाल्डीहम। ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। कूटनायक और विदेश मंत्री थे। नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख की। तीसरी बार महासचिव के पद पर चुने जाने की दावेदारी का इन्होंने किसने विरोध किया था? इनका चाइना ने विरोध किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर जेवियर प्रीज द कुयार। कब थे? 1982-1991 तक थे। कहाँ से बिलोंग करते थे बेटा? ये पेरू से बिलोंग करते थे। और वकील और राजनयिक। साइप्रस, अफ़गानिस्तान और अल साल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता। फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच इनकी मध्यस्थता थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुतरस घाली। ठीक है, इजिप्ट से। राजनयिक, विधिवेत्ता और विदेश मंत्री। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया। बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए आरोप लगे। गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने इन्हें दोबारा महासचिव बनने का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट है बेटा कोफी अनत्रान। ये है 1997-2006 तक घाना के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी। एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया इन्होंने। अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया, इलीगल इन्होंने बताया था। इन 2005 में मानव अधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की और 2001 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे बान की मून, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? कोरिया गणराज्य से, दक्षिणी कोरिया से। कूटनायक और विदेश मंत्री। इस पद पर बैठने वाले एशियाई हैं। जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला। सहस्राब्दी विकास और लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया। यूएन वुमेन के निर्माण के लिए काम किया। युद्ध वियोजन और परमाणु निस्तारीकरण पर जोर दिया। क्लियर हो गया इतना आपको? ठीक है, अब आगे देखेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल सन 1945 में की गई थी। ऑलरेडी टोल्ड यू स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो इसकी स्थापना हुई थी। इसी महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयाँ बदल गई और 1991 से बदलाव में से कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला, सोवियत संघ बिखर गया। ठीक है, अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा जो हैं वह सहयोगात्मक हैं। चीन बड़ी तेज़ी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेज़ी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है और अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए थे अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। विषयों के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणविक प्रसार और जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी मौजूद है। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत हो रहा है तो विषयों के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? जो कुछ करना जरूरी है, क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है? इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन कौन से सुधार जरूरी हैं? पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर टू यू? ओके, तो अब देखिए जो इसमें सुधार हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए मसला कठिन है। देखिए, इसके सदस्य राष्ट्र देश कितने हैं? 193 हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सुधार होनी चाहिए, इस चीज़ पे सहमति है सभी की, लेकिन वो सुधार किस तरीके से किया जाए, ये जो मसला है, ये जो मैटर है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ हम कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे? जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य है, ठीक है, और सदस्य कौन है? पार्ट है सुरक्षा परिषद, ठीक है, और सुरक्षा परिषद पर जो सुधार हैं, जो उन पर जारी बहस है, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव जो है वह स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। 3 मुख्य शिकायतें देखते हैं। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है, ठीक है, जो वास्तविकताएं हैं, उनकी जो राजनीतिक वास्तविकताएं हैं, उनकी नुमाइंदगी जो है वह नहीं की जाती है। देखिए, 3 शिकायतें हैं, ठीक है, कंप्लेन है, तो उनके बारे में देखते हैं। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। जो आप ये कह सकते हैं कि जो ये डिसीज़न लेती है सुरक्षा परिषद, तो ये किसके फेवर में लेती है? जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी फेवर में लेती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो इसकी सुरक्षा परिषद है उस पर कुछ देशों का दबदबा है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनज़र 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे किए जाए। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए? जो सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्य हैं, तो क्या मतलब कुछ और अन्य सदस्य इसके होने चाहिए? क्या इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए? इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया। तो देखिए, इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित सुझाव आय कि एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा होना चाहिए, आबादी के लिहाज से भी वो एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो
और यह देश ऐसा कि इसने अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। अब हम बजट में कंट्रीब्यूशन देखते हैं। देखिए बेटा, एवरी ईयर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बजट आता है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम कि किस कंट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 22% कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद चाइना है। ठीक है, ऐसे ही आप सीक्वेंस में यहाँ से इनकी परसेंटेज को देख सकते हैं। देखिए बेटा, रशिया अकॉर्डिंग टू एरिया दिस इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट इन शेयर United Nation Organization just only about 2.4%. And now we are talking about the our country, and our country इंडिया की यदि हम बात करें तो यहाँ से कितना है? 0.8% है। तो इंडिया का भी जो यहाँ का बजट है उसमें काफ़ी कम शेयर है, 21 पोजीशन पे है। ठीक है, और यदि रशिया हम देखें बेटा, तो रशिया 10th पे है, एंड फर्स्ट एंड सेकंड कौन है बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका एंड चाइना। अब देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना बेटा कब की गई थी? 1994 में की गई थी। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं। यह बैंक मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज़्यादा गरीब देशों को अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते हैं। ठीक है, जो इसने ऋण दिया है या जो पैसे दिए हैं अनुदान के रूप में, तो जो गरीब देश होते हैं उन्हें इसे वापस नहीं चुकाना पड़ता है। और इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको? चलिए आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि इन मापदंडों में से हर एक कुछ न कुछ की वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फ़ायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती है। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए और उसके पास कितनी सैन्य ताकत होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो पीछे पॉइंट एक्सप्लेन किए गए तो उनमें बताया गया बेटा कि यदि इसका मेंबर जो स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं वो बनना है तो अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात उसकी सैन्य ताकत बड़ी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है। देन आफ्टर क्या कहता है ये कि कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता जो है वह हासिल कर सके। कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है तो कोई उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक है। अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान की कसौटी हो तो इस मसले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। देखिए बच्चे, आज हम इतना ही करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं आपको चैप्टर ध्यान से रीड करना है। जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं।